बीच में एक छोटी सी रात है और कल सुबह 11 बजे तक राकेश जमानत पर छूटकर आ जाएगा। झोपड़ी में उसकी पत्नी कविता लेटी हुई थी। पास में दोनों छोटी बेटियां बेसुध सो रही थी। पूरे 22 महीने बाद राकेश जेल से छूटकर जमानत पर आने वाला है। जितनी बार भी कविता राकेश से जेल में मिलने गई, पुलिस वालों ने हमेशा उससे 50-100 रुपए की रिश्वत ली। वह राकेश के लिए बीड़ी, माचिस और कभी कभार नमकीन का पैकेट लेकर जाती, तो उसे देने के लिए पुलिस उससे अलग से रुपए वसूल करती। ये 22 महीने कविता ने बड़ी परेशानियों के साथ गुजारे। पारधियों की जिंदगी से यह सब जुड़ा होता है। वे अपराध करे चाहे न करे, पुलिस अपने नाम की खातिर कभी भी किसी को चोर, कभी डकैत बना देती है। यह कोई आज की बात थोड़े ही है। कविता तो बचपन से देखती आ रही है। आंखें रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खुलती थी, जहां उसके बापू कहीं से खाने पीने का इंतजाम करके ला देते। अम्मा 3 पत्थर जोड़कर चूल्हा बनाकर रोटियां बनाती थी। कई बार तो रात के 2 बजे बापू अपनी पोटली को बांधकर अम्मा के साथ वह स्टेशन छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले जाते थे। कविता जब थोड़ी बड़ी हुई तो उसे मालूम पड़ा कि बापू चोरी करके उस जगह से भाग लेते थे। और क्यों न करते चोरी? एक तो कोई नौकरी नहीं, ऊपर से कोई मजदूरी पर नहीं रखता, कोई भरोसा नहीं करता, जमीन नहीं, फिर कैसे पेट पाले? जेब काटेंगे और चोरी करेंगे, और क्या। लेकिन आखिर कब तक ऐसी ही सब कुछ करते रहने के से जिंदगी चलेगी? अम्मा नाराज थी, लेकिन कहीं कोई उपाय दिखाई नहीं देता, तो वे भी बेबस हो जाती और शादी ब्याह में वे महाराष्ट्र में जाते थे। वहां के पारधियों की जिंदगी देखते तो उन्हें लगता कि वो कितने बड़े नरक में जी रहे हैं। कविता ने बापू से कहा भी था, बापू, हम यहाँ औरंगाबाद में क्यों नहीं रह सकते? इसलिए नहीं रह सकते कि हमारे रिश्तेदार यहाँ कम और वहाँ ज़्यादा है, और यहाँ की आबो हवा में रास नहीं आती। बापू ने कहा था। लेकिन शादी के 4-5 दिनों में खूब गोश्त खाने को मिलता, बड़ी खुशबू वाली साबुन की टिकिया मिलती थी। कविता उसे 4-5 बार लगाकर खूब नहाती थी। फिर खुशबू का तेल भी मुफ्त में मिलता। जिंदगी के ये 4-5 दिन बहुत अच्छे से कटते थे। फिर रेलवे स्टेशन पर भटकने को आ जाते थे। इधर जंगल महकमे वालों ने पारधी जाति के फायदे के लिए काम शुरू किया था। वहीं बापू से जानकारी ले रहे थे, जिसके चलते शहर के पास एक छोटा सा गांव टूड़ा खापा में उस जाति के 3-4 परिवारों को बसा दिया गया। इसी के साथ एक स्कूल भी खोल दिया गया। उनसे कहा जाता था कि उन्हें शिकार नहीं करने हैं। वैसे भी शिकार कहाँ करते थे। कभी शादी ब्याह में या मेहमानों के आने पर हिरन फंसाकर काट लेते थे, लेकिन वह भी कानून से अपराध हो गया था। यहाँ कविता ने 5वीं जमात तक की पढ़ाई की थी और आगे की पढ़ाई के लिए
उसे शहर जाना था। बापू ने मना कर दिया था। कौन तुझे लेने जाएगा? अम्मा ने कहा था, औरत की इज्जत कच्ची मिट्टी के घड़े जैसी होती है। एक बार अगर टूट जाएगी तो जुड़ती नहीं है। कविता को नहीं मालूम था कि यह मिट्टी का घड़ा उसके शरीर में कहाँ है। इसलिए 5 साल तक पढ़कर घर पर ही बैठ गई। बापू दिल्ली या इंदौर से प्लास्टिक के फूल ले आते और अम्मा गुलदस्ता बनाती और हम बेचने जाते थे। 10-20 रुपए की बिक्री हो जाती थी, लेकिन मौका देखकर बापू कुछ न कुछ उठा भी लेते थे। अम्मा निगरानी करती रहती। कविता भी कभी कभी मदद कर देती थी। एक बार वो शहर में थे, तब कहीं कोई बाबा जी का कार्यक्रम चल रहा था। उस जगह रामायण की कहानी पर चर्चा हो रही थी। कविता को यह कहानी सुनना बहुत पसंद था, लेकिन जब सीता की कोई बात चल रही थी कि उन्हें उनके घर वाले राम जी ने घर से निकाल दिया, तो वहां बाबा जी यह बताते बताते रोने लगे थे। उसके भी आंसू आ गए थे, लेकिन अम्मा ने चुटकी काटी कि उठ जा, तो जो इशारा था कि यहाँ भी काम हो गया है। बापू ने बैठे बैठे 2 पर्स निकाल लिए थे। वहां अब ज्यादा समय तक ठहर नहीं सकते थे, लेकिन कविता के कानों में अभी भी वही बाबा जी की कथा गूंज रही थी। उसकी इच्छा हुई कि वह कल भी जाएगी। धंधा भी हो जाएगा और आगे की कहानी भी मालूम हो जाएगी। बस इसी तरह से जिंदगी चल रही थी। वह धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। कानों में शादी की बातें सुनाई देने लगी थी। शादी होती है, फिर बच्चे होते हैं। सब कुछ बहुत ही रोमांचक था, सुनना और सोचना। उनका छोटा सा झोपड़ा भी था, जिस पर बापू ने मोम जामा की पन्नी डाल रखी थी। एक ही कमरे में वो तीनों सोते थे। एक रात कविता जोरों से चीख कर उठ बैठी। बापू ने दीपक जलाया, देखा कि एक भूरे रंग का बिच्छू था जो डंक मारकर गया था। पूरे जिस्म में जलन हो रही थी। बापू ने जल्दी से कहीं से पत्ते लाकर उस जगह लगाए, लेकिन जलन खूब हो रही थी। कविता लगातार चिल्ला रही थी। पूरे 2-3 घंटे बाद ठंडक मिली थी। जिंदगी में ऐसे कई हादसे होते हैं जो केवल उसी इंसान को सहने होते हैं, कोई और नहीं मदद कर सकता। सिर्फ हमदर्दी में दर्द, परेशानी कम नहीं होती है। आखिर पास के ही एक टोले में कविता की शादी कर दी गई। लड़का काला मोटा सा था, जो उससे ज्यादा अच्छा तो नहीं था, लेकिन था तो उसका घरवाला ही। फिर वह बापू के पास के टोले का था, इसलिए 5-6 दिनों में अम्मा के साथ मुलाकात हो जाती थी। यहाँ कविता के पति की आधा एकड़ जमीन में खेती थी। 10-12 मुर्गियां थी। लग रहा था कि जिंदगी कुछ अच्छी है, लेकिन कभी कभी राकेश भी 4-5 दिनों के लिए गायब हो जाता था। बाद में पता चलता कि राकेश भी डकैती या बड़ी चोरी करने जाता है। हिसाब होने पर हजारों रुपए उसे मिलते थे। कविता भी कुछ रुपए चुराकर अम्मा से मिलने जाती तो उन्हें दे देती थी। लेकिन कविता की जिंदगी वैसे ही फटे हाल थी।
कोई शौक, घूमना फिरना कुछ नहीं। बस देवी माँ की पूजा के समय रिश्तेदार आ जाते थे, उनसे भेंट मुलाकात हो जाती थी। शादी के 4 सालों में ही वह 2 लड़कियों की माँ बन गई। इसी बीच कभी भी रात को पुलिस वाले टोले में आ जाते और चारों ओर से घेर कर उन डेरों की तलाशी लेते थे। कभी कभी उनके कंबल या कोई जेवर ही लेकर वो चले जाते थे। अक्सर पुलिस के आने की खबर उन्हें पहले ही मिल जाती थी, जिसके चलते रात में सब डेरे से बाहर ही सोते थे। 2-4 दिन के लिए रिश्तेदारी में चले जाते थे। मामला ठंडा होने पर चले आते थे। इन्हें भी यह सब कुछ करना ठीक नहीं लगता था, लेकिन करे तो करे क्या। आधा एकड़ जमीन, वह भी सरकारी थी, और जो कुछ लगाते उस पर कभी सूखे की मार, कभी ओले की बौछार हो जाती। सरकारी मदद भी नहीं मिलती थी, क्योंकि जमीन पर कोई पट्टा भी उनके पास नहीं था। जो कुछ भी थोड़ा बहुत कमाते, वह जमीन खा जाती थी। लेकिन वे सबको यही बताते थे कि जमीन से जो उग रहा है, उसी से जिंदगी चल रही है। किसी को यह थोड़े ही कहते थे कि चोरी करते हैं। पिछले 7-8 महीनों से बापू ने महुए की कच्ची दारू भी उतारना चालू कर दी। अम्मा उसे शहर में 1-2 जगह पहुंचा कर आती थी, जिसके चलते खर्चा पानी निकल जाता था। कभी कभी राकेश रात को सोते समय कहता भी था कि यह सब उसे पसंद नहीं है, लेकिन करे तो क्या करे। सरकार कर्ज भी नहीं देती जिससे भैंस खरीदकर दूध बेच सके। एक रात वो सब सोए हुए थे कि किसी ने दरवाजे पर जोर से लात मारी और नींद खुल गई तो देखा कि 2-3 पुलिस वाले थे। एक ने राकेश की छाती पर बंदूक रख दी। अबे उठ, चल थाने। लेकिन मैंने किया क्या है साहब, राकेश बोला। रायसेन में बड़े जज साहब के यहाँ डकैती डाली है और यहाँ घरवाली के साथ मौज कर रहा है, एक पुलिस वाले ने डांटते हुए कहा। सच साहब, मुझे नहीं मालूम, घबराई आवाज में राकेश ने कहा। कविता भी कपड़े ठीक करके रोने लगी थी। ज्यादा होशियारी मत दिखा, उठ जल्दी से, और कहकर बंदूक की नाल उसकी छाती में घुसा दी थी। कविता रो रही थी। छोड़ दो साहब, छोड़ दो। पुलिस के एक जवान ने कविता के बाल खींचकर राकेश से अलग किया और एक लात जमा दी। चोट बहुत अंदर तक लगी। 3-4 टोले के और लोग भी पुलिस पकड़ कर ले आई और सबको हथकड़ी लगाकर लात घूंसे मारते हुए ले गई। कविता की दोनों बेटियां उठ गई थी। वे जोरों से रो रही थी। वह उन्हें छोड़कर नहीं जा सकती थी। पूरी रात जाग कर काटी और सुबह होने पर उन्हें लेकर वो सुहागपुर थाने पहुंची। टोले से जो लोग पकड़कर लाए गए थे, उन सब की बहुत पिटाई की गई थी। 100 रुपए देने पर मिलने दिया। राकेश ने रो रो कर कहा, सच में उस डकैती की मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन भरोसा कौन करता। पुलिस को तो बड़े साहब को खुश करना था और यहाँ के थाने से रायसेन जिले में भेज दिया गया। अब कविता अकेली थी और 2-3 साल की बेटियां, वह क्या करती। कुछ रुपए रखे थे, उन्हें लेकर वह टोले की औरतों के साथ रायसेन गई। वहां वकील किया, थाने में गई। वहां बताया गया कि यहाँ किसी को पकड़कर नहीं लाया गया है। वकील ने कहा मार पीट कर लेने के बाद
वे जब कोर्ट में पेश करेंगे तब गिरफ्तारी दिखाएंगे। जब तक वे थाने के बाहर कहीं रखेंगे। रात को लाकर मारपीट करने के बाद जांच पूरी करेंगे। 1000 रुपए बर्बाद करके कविता लौट आई। बापू के पास गई तो केवल हौसला ही दे रहे थे और क्या कर सकते थे। आते समय बापू ने 100 रुपए दे दिए थे। कविता जब लौट रही थी तब फिर एक बाबा जी का प्रवचन चल रहा था। प्रसंग वही सीता जी का था। जब सीता जी को लेने राम वनवास गए थे और अपमानित हुई सीता जमीन में धंस गई थी। सब कुछ इतने मार्मिक तरीके से बता रहे थे कि उसकी आंखों में भी आंसू निकल आए। तो क्या सीता जी ने आत्महत्या कर ली थी? शायद उसके दिमाग में ऐसा ही सोचा। जब कविता अपने टोले पर आई तो सीता की बात ही दिमाग में घूम रही थी। कैसे वनवास काटा, जंगल में रही, रावण के यहाँ रही और धोबी के कहने से राम जी ने अपने से अलग करके जंगल भेज दिया। गर्भवती सीता को कैसे रही होंगी राम जी, जैसे कि वह बिना घर वालों के अकेले रह रही है। न जाने वह कब जेल से छूटेगा और उनकी जिंदगी ठीक से चल पाएगी। इसी बीच टोले में जो कागज के फूल और दिल्ली से लाए खिलौने थोक में लाते, उन्हें कविता घर घर सिर पर रखकर बेच लाती थी। जो कुछ बचता उससे घर का खर्च चला रही थी। अम्मा बापू कभी कभी 200-300 रुपए दे देते थे। जैसे ही कुछ रुपए इकट्ठा होते वह रायसेन चली जाती। पुलिस ने राकेश को कोर्ट में पेश कर दिया था और कविता ने कोर्ट ने जेल भेज दिया था। जमानत करवाने के लिए वकील 5000 रुपए मांग रहा था। कविता घर का खर्च चलाती या 5000 रुपए देती। राकेश का बड़ा भाई, मेरी सास भी थी, वे घर पर आती और कविता को सलाह देती रहती। उसने नाराजगी भरे शब्दों में कह दिया, क्यों फोकट की सलाह दे रही हो? कभी रुपए भी दे दिया करो। देख नहीं रही हो कि मैं कैसे बेटियों को पाल रही हूँ। कहते कहते वह रो पड़ी थी। जेठ ने 1000 रुपए दिए थे। उन्हें लेकर कविता रायसेन गई तो वकील ने रख लिए और कहा कि वह जमानत की अर्जी लगा देगा। उस वकील का न जाने कितना बड़ा पेट था। कविता जो भी देती वह रख लेता, लेकिन जमानत किसी की भी नहीं हो पाई थी। बस जेल जाकर राकेश से मिलकर आती थी। वैसे राकेश की हालत पहले से अच्छी हो गई थी। बेफिक्र थी और समय से रोटियां मिल जाती थी। लेकिन पंछी पिंजरे में कहाँ खुश रहता है। वह भी तो आजाद घूमने वाली कौम थी। कविता रुपए जोड़ती और वकील को भेज देती। आखिर पूरे 22 महीने बाद वकील ने कहा, जमानतदार ले आओ। साहब ने जमानत के ऑर्डर कर दिए हैं। फिर एक परेशानी, जमानतदार को खोजा, उसे रुपए दिए, जमानत करवाई तो शाम हो गई। जेलर ने छोड़ने से मना कर दिया। कविता सास के भरोसे बेटियों को घर पर छोड़ आई, इसलिए लौट गई और राकेश से कहा कि वह आ जाए। 100 रुपए भी दे दिए थे। रात कितनी लंबी है, सुबह नहीं हुई। सीता जी ने क्यों आत्महत्या की? वो क्यों जमीन में समा गई? सीता की याद आई और फिर कविता ने न जाने क्या क्या सोचने लगी। सुबह देर से नींद खुली, उठकर जल्दी से तैयार हुई। बच्चियों को भी बता दिया कि उनका बाप आने वाला है।
राकेश की पसंद का खाना पकाने के लिए मैं जब बाजार गई तो बाबा जी का भाषण चल रहा था। कानों में वही पुरानी कहानी सुनाई दे रही थी। उसने कुछ पकवान लिए और टोले पर लौट आई। दोपहर तक खाना तैयार कर लिया और कानों में आवाज आई, राकेश आ गया है। कविता दौड़ते हुए राकेश से मिलने पहुंची। दोनों बेटियों को उसने गोद में उठा लिया। अपने घर आने के बजाय वो उसके भाई और अम्मा के घर की ओर मुड़ गया। कविता तो हैरान सी खड़ी रह गई। आखिर इसे हो क्या गया है? पूरे 22 महीने बाद आया और घर छोड़कर अपनी अम्मा के पास चला गया। कविता भी वहीं चली गई तो उसकी सास ने कुछ नाराजगी से कहा, तू कैसे आई? तेरा मर्द तेरी परीक्षा लेगा, ऐसा वह कह रहा है। सास ने कहा तो कविता को लगा कि पूरी धरती आसमान घूम रहा है। उसने अपने पति राकेश पर नजर डाली तो उसने कहा, तू पतिवर है ना? तो क्या सोच रही है तू? ऐसा क्यों बोल रहा है? कविता ने कहा। उसने बेशर्मी से हंसते हुए कहा, पूरे 22 महीने बाद आया हूँ। तू बराबर रुपए लेकर वकील को पुलिस को देती रही। इतना रुपया लाई कहाँ से? कविता के दिल ने चाहा कि एक पत्थर उठाकर उसके मुंह पर मार दे। कैसे भूखे प्यासे रहकर बच्चियों को जिंदा रखा, खर्चा दिया और यह उससे परीक्षा लेने की बात कह रहा है। उस समाज में परीक्षा के लिए न हाथों का आधा किलो की लोहे की कुल्हाड़ी को लाल गरम करके पीपल के 7 पत्तों पर रखकर 11 कदम चलना होता है। अगर हाथ में छाले आ गए तो समझो कि औरत ने गलत काम किया है। उसका दंड भुगतना होगा और अगर कुछ नहीं हुआ तो वो पतित्वर है। उसका घरवाला उसे भोग सकता है और बच्चे पैदा कर सकता है। राकेश के सवाल पर कि वह इतना रुपया कहाँ से लाई, उसे सब कुछ बताया। अम्मा बापू ने दिया था, उधार लिया, खिलौने बेचे। लेकिन वह तो सुनकर भी टस से मस नहीं हुआ। तू जब गलत नहीं है तो तुझे क्या परेशानी है? इसके बाप ने मेरी 5 बार परीक्षा ली थी जब यह पेट में था, तब भी। सास ने कहा। कविता उदास मन लिए अपने झोपड़े में आ गई। खाना पड़ा रह गया। भूख बिल्कुल मर गई। दोपहर उतरते उतरते कविता ने खबर भिजवा दी कि वह परीक्षा देने को तैयार है। शाम को नहा धोकर पिपली देवी की पूजा हुई। टोले वाले इकट्ठे हो गए। कुल्हाड़ी को उपलों में गर्म किया जाने लगा। शाम हो रही थी। आसमान नारंगी हो रहा था। राकेश अपनी अम्मा के साथ बैठा था। मुखिया जी आ गए। औरतें भी जमा हो गई। हाथ पर पीपल के पत्ते को कच्चे सूत के साथ बांधा और संडासी से पकड़कर कुल्हाड़ी को उठाकर कविता के हाथों पर रख दिया। पीपल के नरम पत्ते चरचर कर रहे थे। औरतों ने देवी गीत गाने शुरू कर दिए और वह गिनकर 11 कदम चली और एक सूखे घास के ढेर पर उस कुल्हाड़ी को फेंक दिया। एकदम आग लग गई। मुखिया जी ने कच्चे सूत को पट्टों से हटाया और दोनों हथेलियों को देखा। वो एकदम सामान्य थी। हल्की सी जलन भर पड़ रही थी। मुखिया जी ने घोषणा कर दी कि यह पवित्र है। औरतों ने मंगल गीत गाए और राकेश कविता के साथ झोपड़े में चला आया। रात हो चुकी थी।
कविता ने बिछौना बिछाया, तकिया लगाया, तो उसे न जाने क्यों ऐसा लगा कि बरसों से जो मन में सवाल उमड़ रहा था कि सीता जी जमीन में क्यों समा गई, उसका जवाब मिल गया। सीता जी ने जमीन में समाने को केवल इसलिए चुना था कि वे अपने घर वाले राम का आत्मग्लानि से भरा चेहरा देखना नहीं चाहती थी। राकेश जमीन पर बिछाए बिछौने पर लेट गया। पास में दिया जल रहा था। कविता जागती थी कि 22 महीने बाद आया मर्द घरवाली से क्या चाहता होगा। राकेश पास आया और फूंक मारकर दीपक बुझाने लगा। अचानक ही कविता ने कहा, दिया मत बुझाओ। क्यों? मैं तेरा चेहरा देखना चाहती हूँ। क्यों? क्या मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ? नहीं। तो फिर? तुझे जो बिरादरी में नीचा देखना पड़ा, तू जो हार गया, वह चेहरा देखना चाहती हूँ। मैं सीता जी नहीं हूँ, लेकिन तेरा घमंड से टूटा चेहरा देखने की बड़ी इच्छा है। उसकी बात सुनकर राकेश भौचक्का रह गया। कविता ने खुद को संभाला और दोबारा कहा, शुक्र मना कि मैंने बिरादरी में तेरी परीक्षा लेने की बात नहीं कही। लेकिन सुन ले कि अब तू कल परीक्षा देगा, तब मैं तेरे साथ सोऊंगी। समझा? उसने बहुत ही गुस्से में कहा, क्या बक रही है? सच कह रही हूँ। नए जमाने में सब बदल गया है। पूरे 22 महीनों तक मैं ईमानदारी से परेशान हुई थी, इंतजार किया था। राकेश फटी आंखों से उसे देख रहा था, क्योंकि उसकी बिरादरी में मर्द की भी परीक्षा लेने का नियम था। वह अपने पति का मलिन, घबराया, पीड़ा से भरा चेहरा देखकर खुश थी, बहुत खुश। आज सीता जीत गई थी।